नमस्कार, धन्यवाद। जो मूल ये जो घोषणा पत्र है वो इंग्लिश में है, तो मैं कोशिश करूंगा उसको जहाँ तक संभव हो सके पूरी तरह से हिंदी में पढ़ने की। कुछ गलती होगी तो माफ कीजिएगा। जो तृतीय किसान स्वराज सम्मेलन का घोषणा पत्र, जो कि किसानों की आय की गारंटी, संसाधनों पर अधिकार व कृषि की स्थिरता के ऊपर है। हम तीसरे किसान स्वराज सम्मेलन के प्रतिभागी, जो हैदराबाद में 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक हो रहा है, जो कि हम लोगों के बहुत सारे आंदोलन, किसानों के संगठन, किसानों की कोऑपरेटिव्स, एनजीओ, राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्तर के जो बहुत सारी संस्थाएं जो किसानों के मुद्दे पर काम करते हैं, हम ऐसे समय में एक साथ आए हैं जबकि भारत की जो कृषि है वो एक बहुत ही गंभीर संकट से गुजर रही है। किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं, कर्जा बढ़ता जा रहा है और किसानों का बहुत बड़े स्तर पर विस्थापन हो रहा है। भूगर्भ जल का बहुत तेजी से दोहन हो रहा है, मिट्टी की उर्वरक अक्षमता घट गई है और जैव विविधता भी खतरे में है। हमें पूरा विश्वास है कि कृषि की जो आजीविका है, बिना उसको बचाए और बढ़ाए हम जो है राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को नहीं बचा सकते, वो खतरे में है। और जो संवैधानिक जो हमारे दायित्व हैं, जीवन का जीने का अधिकार और जो बराबरी का अधिकार है, वो हम जब तक पूरा नहीं कर सकते, जब तक कि जो फंडामेंटल कंसर्न है किसानों के मुद्दों को लेकर, जब तक कि हम उनको अच्छे तरीके से एड्रेस नहीं कर सकते, नहीं कर पाए। ये इस दौर में हम ये बातें उस दौर में कह रहे हैं जबकि बहुत तेजी से कॉर्पोरेटाइजेशन बढ़ रहा है और सरकार उसको समर्थन और बढ़ावा दे रही है। तो नीचे लिखी हम जो है ये घोषणा करते हैं। नंबर 1, किसानों की आय की गारंटी की घोषणा। हम मांग करते हैं कि एक किसान की जो आय है उसकी गारंटी का अधिनियम लाया जाए, जिससे किसान की जो आय है वो इस तरीके की हो जिससे वो एक सम्मानित, हर किसान परिवार एक सम्मानित जिंदगी जी सके। और जब हम यहाँ किसान कह रहे थे उसका मतलब जो जमीन किराए पर लेकर करते हैं वो किसान, बटाई पर लेकर करते हैं वो किसान, और साथ में जो खेती हर जो मजदूर हैं हम उनकी भी बात कर रहे हैं। सरकार ने अपने बजट के भाषण में कहा कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, लेकिन ये वायदा, किसानों की आमदनी दुगनी करने का जो ये वायदा है ये खोखला है और अपर्याप्त है। हम मांग करते हैं कि जैसे 7वां जो वेतन आयोग है उसी की तर्ज पर एक परमानेंट किसान की आय का आयोग भी गठन किया जाए, जिससे जो भारतीय समाज में आय को लेकर जो बहुत भेदभाव है वो दूर किया जा सके। कृषि की से संबंधित सरकार की सारी नीतियां, चाहे वो फसल का मूल्य निर्धारण हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे क्रेडिट देने की बात हो, चाहे जो प्राकृतिक आपदा में राहत और बीमे की बात हो, चाहे सब्सिडी की बात हो, चाहे व्यापार के आयात और निर्यात की बात हो, वो इस तरीके से की जाए जिससे कि किसान एक डिग्निफाइड लिविंग, यानी कि एक जो सम्मानजनक जिंदगी अच्छे से अच्छी आय के साथ जी सके। नंबर 2, प्राकृतिक आपदा के समय में जो राहत और बीमा जो दिया जाता है उसके बारे में है हमारा दूसरा जो घोषणा। ये ऐसे टाइम पर जबकि हम जानते हैं कि हमारे देश का आधे से ज्यादा हिस्सा लगातार होने वाले सूखे और जो बाकी की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे जूझ रहा है, तो ऐसे समय में किसान कर्जे के बोझ में और ज्यादा ना दब जाएं। इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से सबसे ज्यादा जो ध्यान है सरकार का, सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट प्रायोरिटी, सबसे मेन ध्यान वो है इस चीज पे होना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को होने वाले जो दिक्कत है उनका समाधान करने में विफल रही है। हम ये मांग करते हैं कि जो फसल बीमा योजना है वो उस तरीके से सुधारा जाए जैसे कि किसान संगठन कह रहे हैं। जैसे कि जो एक यूनिट है, जो इकाई है, वो एक खेत के किसान के स्तर पर लाई जाए। हर तरह के जो भी रिस्क हैं, जो खतरे हैं खेती में, चाहे वो जंगली जानवरों की वजह से जो फसल बर्बादी होती है, चाहे वो हो, या जो बाकी के खतरे हैं, वो सारे ध्यान में रखा जाए और
ये जो फसल बीमा का सेक्टर है उसका कॉरपोरेटाइजेशन यानी कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है उनको रोका जाए और सारे किसान, चाहे वो बटाईदार हो चाहे किराए पर लेकर जमीन खेती करते हैं वो सारों में उस योजना में इस तरह से प्रावधान किया जाए कि वो भी इसके अंदर में आए और एक समयबद्ध तरीके से इस आपत्ति में राहत इस तरीके से दी जा सके ताकि जो किसान की जो लागत है वो सही तरीके से उसकी पूर्ति की जा सके। बैंक के जो कर्जे हैं वो भी रिशेड्यूल यानी कि उनका भी जो किसान को जो कर्जे चुकाने हैं उसका भी ऑटोमेटिक रिशेड्यूलिंग होना चाहिए, यानी कि उसका भी समय निर्धारण बदल देना चाहिए किसानों के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। इसी तरह से हम ये जो सारी राहत है वो एक जो किसान के साथ साथ जो कृषि का जो मजदूर है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। बदलते हुए जलवायु परिवर्तन के संबंध में इस तरह की जो जलवायु परिवर्तन से लड़ा जा सके उस तरह की जो इकोलॉजिकल फार्मिंग है, जो प्राकृतिक खेती, वो इस तरीके से उसको ऐसी खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे कि जो आपदाएं कम से कम उसको प्रभावित कर सके और जो पहले से प्रिपेयर्डनेस और जो विविधतापूर्ण कम से कम लागत में होने वाली जो खेती हो, इस तरीके की खेती को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। अगला घोषणा जमीन अधिकार और अधिग्रहण को लेकर है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के नाम पर जो बहुत ही बड़े स्तर पर जो जमीन का जो हड़प लिया जाता है, करोड़ों करोड़ों एकड़ जमीन किसानों से इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के नाम पर हड़प ली जाती है, जिससे खेती और किसानों की आजीविका, आदिवासी किसान की आजीविका सबसे ज़्यादा खतरे में पड़ती है। इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए। हम मांग करते हैं कि जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 है उसमें जो खामियां हैं उसमें इस तरह से संशोधन लाया जाना चाहिए कि जो उसमें गंभीर खामियां हैं जो भी एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि ग्राम सभा से प्रायर कंसेंट लेना, यानी कि कुछ भी करने से पहले ग्राम सभा से एक जो है कंसेंट लेना जरूरी हो सभी केसों में। उसी तरह से हम ये मांग करते हैं कि 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसमें कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्डर या मेथड जैसे लैंड पूलिंग या किसी भी तरीके से इसके किसी भी बाकी जो प्रावधान है उनको कमजोर ना किया जाए। हम ये कहते हैं कि कॉरपोरेट के लिए लैंड बैंक क्रिएट, जो भूमि का जो बैंक है उनको क्रिएट करने की बजाय तो असली पब्लिक पर्पज जनता का जो उद्देश्य का जो प्रावधान है उसमें वो ये होगा कि जो लैंडलेस कल्टीवेटर है, जो भूमिहीन जो कृषक हैं, उनको वो जमीन दे दी जाए बजाय कि कॉरपोरेट को देने के। और गवर्नमेंट को इस तरह से इंश्योर करना चाहिए कि जो उसके असली मालिक है जमीन के, अगर वो पर्पज पूरा नहीं कर पा रही है जमीन जो अधिग्रहित की गई है, तो जो उसके असली जो ओरिजिनल लैंड ओनर हैं, असली मालिक, उनको वापस लौटा दी जाए। और कोई भी जो भूमि अधिग्रहण है वो बिना जो लैंड होल्डर हैं, जो जमीन के मालिक हैं, उनके बिना राय के जो भूमि अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। हम मांग करते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव जो भूमि का जो प्रयोग की नीति है वो आए, विच इज जो स्टैट्यूटरली एम्बेडेड हो, जो कृषि की जो भूमि है उसका दूसरी जो गैर कृषि के जो कार्य हैं, नॉन एग्रीकल्चर पर्पज, उसमें डाइवर्जन यानी कि उसमें वो डाइवर्ट ना की जा सके। अगला प्रावधान, जो बटाईदार या किराए पर लेकर खेती करने वाले किसान हैं उनके अधिकार और जो एक्चुअल कल्टीवेटर यानी कि जो असल में जो खेती करते हैं उनको रिकॉग्नाइज, उनको मान्यता दी जाए। हमारी मांग है कि जो किराए पर खेती जमीन लेकर खेती करने वाले किसान या बटाईदार किसान या महिला किसान, इस जो ये कृषि का संकट है इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है। जबकि जो सरकार की जो नीतियां हैं बहुत सारी, जैसे कि कम ब्याज पर बैंक का ऋण देना हो, चाहे आपदा की राहत हो, चाहे फसल का बीमा हो, चाहे जो है मार्केटिंग हो या फिर सब्सिडी हो, तो उस तरीके की योजनाओं का लाभ हमारे इन वर्ग को नहीं मिल पाता। इसलिए इस वर्ग को भी फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए और जो बटाई पे खेती लेने वाले जो किसान हैं, बटाईदार किसान हैं और महिला किसान हैं, उनको रिकॉग्नाइज करके सरकार की जितनी भी जो प्रोग्राम हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनके फायदे दिए जाने चाहिए।
अगला जो हमारी घोषणा है वो बीज की संपूर्णता को लेकर है, सीड सोवर्निटी। कृषि के आजीविका और फूड और न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी के लिए किसानों के जो बीज की संपूर्णता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम स्वागत करते हैं सरकार की उस योजना का जिसके तहत जो बीटी कॉटन का बीज है उसके प्राइस पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, उसकी हम स्वागत करते हैं। साथ ही हम कहते हैं कि जो बीजों पर जो रॉयल्टीज हैं वो पूरी तरह से हटा दी जानी चाहिए, चाहे जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं इस वजह से वो भारत छोड़कर ही क्यों ना चली जाएं। हम किसी भी तरह के जो बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो बीज पर हैं, हम उनको विरोध करते हैं और इस बात को स्वीकारते हैं कि और ये कहते हैं कि इंडिया में जो किसानों के जो इस तरह के अधिकार हैं वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत अभी फिलहाल ऑलरेडी लाए गए हैं। हम डिमांड करते हैं, हम मांग करते हैं कि बीजों की जो विविधता है वो किसानों के खेतों में रिवाइव, दोबारा से किसानों के खेतों के माध्यम से बीजों की विविधता को बचाया जाना चाहिए। जो बीज का जो नियम है सीड्स बिल, वो इस तरीके से लागू होना चाहिए कि जो किसान के जो भी अधिकार है उनकी वो सुरक्षा करे। अगला जो हमारा घोषणा पत्र है वो जो खतरनाक टेक्नोलॉजी, जो पेस्टिसाइड और जीएमओ जो खेती में लाई जा रहे हैं उसको लेकर है। हम ये मानते हैं कि जो कृषि में जो संकट जो आज आया हुआ है उसका एक मुख्य कारण जो इस तरह की जो हजार्डस टेक्नोलॉजी है, हजार्डस एंड अनसस्टेनेबल फार्म टेक्नोलॉजी, मतलब जो खतरनाक और अस्थिर जो तकनीकी हैं जो खेतों में लाई गई हैं, जैसे केमिकल, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फर्टिलाइजर, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये एक आधुनिक खेती के नाम पर हमें थोप दी गई हैं। और हमारा जो खुद का जो ज्ञान था प्राकृतिक खेती को लेकर, जो कि ज़्यादा टिकाऊ था, उसको भुला दिया गया है। हम ये भी कहते हैं कि जो पूर्वी भारत में अभी जो ये हरित क्रांति लाने की बात कर रहे हैं वो हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। जो ये प्रोग्राम है BGREI, उसमें जो इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है वो पूरी तरीके से उसमें से हटाकर उसको जो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती है, वो सारा इन्वेस्टमेंट उसमें लगाया जाना चाहिए। हम ये करते हैं कि एक समयबद्ध चरणबद्ध तरीके से जो एग्री केमिकल्स हैं गवर्नमेंट उसको समयबद्ध चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे हटाए और किसी भी जीएमओ का इन्वायरमेंट रिलीज को तुरंत प्रभाव से रोक दे। गवर्नमेंट को जो सरसों की जो जीएम सरसों है उसकी प्रोसेसिंग एप्लीकेशन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा देनी चाहिए। अगला जो हमारा घोषणा पत्र है वो महिला किसान के अधिकारों को लेकर है। महिला किसान एक अदृश्य चेहरा है जिसकी वजह से जो है 70% जो खेती का काम है वो महिला किसान करती हैं। उसके बावजूद भी उनको पुरुष किसानों के बराबर अधिकार नहीं दिए जाते, जबकि अगर जो महिला जो किसान हैं वो जो खेती की उत्पादकता है वो 40% तक बढ़ा देती हैं। हम ये मांग करते हैं कि इन किसानों को भी, इन महिला किसानों को भी पूरा अधिकार दिया जाए, उनका भी संसाधनों पर अधिकार, चाहे वो इंडिविजुअल में हो, अधिकार जो है दिया जाए। उनको भी पुरुष किसानों की तरह सारी जो कृषि सेवाएं हैं वो दी जाएं। जो सामाजिक सुरक्षा कानून है, बराबर मजदूरी है और जो बराबर जो स्थान है उसकी गारंटी की जाए। एग्रीकल्चर को लेकर, कृषि को लेकर जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें महिला किसानों को भी बराबर की भागीदारी की जाए। अगला जो घोषणा हमारा है वो इकोलॉजिक एग्रीकल्चर की जो जैव कृषि है, जो प्राकृतिक खेती है, कुदरती खेती है, उसको लेकर है। हमारा ये मानना है कि जो ये कुदरती खेती, जो प्राकृतिक खेती है, अब ये कोई ऐसा नहीं है कि एक अल्टरनेटिव है या एक विकल्प है, बल्कि जो हमारे स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं उसको देखते हुए यही एकमात्र विकल्प है। तो इसीलिए न सिर्फ स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, बल्कि जो आर्थिक और सामाजिक जो प्रभाव है उसके लिए भी जरूरी हो गया है कि हम इस खेती पर ध्यान दें। हम सरकार ने जो अभी हाल ही में जो कुछ अच्छे कदम उठाए हैं इस बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जो अच्छे कदम उठाए हैं,
उनकी हम सराहना करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि उनमें पैसा बहुत ही कम अलोकेट हुआ है, बजट बहुत ही कम उनको दिया गया है। हम मांग करते हैं कि जो एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच है, जो प्राकृतिक खेती है, उसको भी खेती की मुख्य धारा में लाया जाए, चाहे वो कृषि की शिक्षा हो, चाहे कृषि का अनुसंधान हो, चाहे किसी की एक्सटेंशन सर्विसेज हो, चाहे मार्केटिंग सपोर्ट हो। हर तरीके से प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। सभी राज्य सरकारों को भी जैविक खेती और जो प्राकृतिक खेती है, इसकी नीतियां एक जनता के साथ संवाद, किसानों के साथ संवाद करके एक समयबद्ध चरणबद्ध तरीके से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और मार्केटिंग में इन ऑर्गेनिक उत्पादों का सपोर्ट करके, साथ ही इकोसिस्टम सर्विसेज पेमेंट, जो इकोलॉजिकल फार्मर्स है, जो प्राकृतिक खेती जो किसान कर रहे हैं, उनको इकोसिस्टम सर्विसेज पेमेंट करके उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसी के साथ हम ये कह रहे हैं, जो जैविक उत्पाद है उसको जो बहुत सारी खाद्य योजनाएं हैं, उनको भी स्थानीय स्तर पर सरकार के साथ लाया जाना चाहिए। यहाँ से हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। वी आर सॉरी, वी नो वी आर होल्डिंग यू बैक फ्रॉम लंच, वी apologize for that, and this has been something that has happened over 2 days. Sorry about it. Water conservation. Water is a critical input that's getting fast depleted and polluted all over India. We demand concrete measures for water conservation and preventing the resource from being privatized. Water intensive crops should be deprioritized, and any diversion of water to industry at the expense of agriculture should be stopped. The next point is on Adivasi agriculture. We demand that the Forest Rights Act should be implemented fully and effectively, with particular emphasis on community rights. Respecting the importance of Adivasi knowledge, diversity and way of life, interventions in agriculture should be reoriented towards reviving the earlier continuum between nature, agriculture, community and culture. Food security and forest policies should recognize and support the fact that forests are important food-producing habitats for these communities. The next point is on free trade agreements and WTO. International trade policies and agreements are heavily rigged and tilted against the interests of our farmers. We demand that India's ratification and positioning in various negotiations cannot happen without widespread consultations with farmers, and should in no way compromise food and livelihood security, and should prioritize farmers' interests in decisions taken related to import-export policies. We demand that until India finds a permanent solution to our food stockpiling issue in the WTO, which is also directly connected to MSPs and procurement support offered to farmers, the government should not move forward on negotiations on any other issues. We demand that the government stop signing any new free trade agreements and review all FTAs and BITs until now to assess how farmers have been affected. India should force a review of TRIPS agreement to ensure that livelihood and trade security is not compromised in the name of IPRs. The next one is on support to farmers' organizations. Based on principles of cooperation and aggregation at the community level, adequate support should be provided to organizing farmers into farmer-producer organizations. Such organizations should be supported with land as well as appropriate support for setting up agro-based industries and enterprises at the village level, and tax exemption should be provided to these collectives. The last point is relief and rehabilitation for farm suicide families. Addressing the relief and rehabilitation needs in farm suicide families has to be taken up by governments promptly and comprehensively. We end the declaration by saying, we also hereby announce that to achieve the above, through peaceful and democratic means, we would all work in a coordinated fashion by evolving common plans and strategies, even as we take up actions through various organizational platforms. Creation of informed debates and decentralized action would form a core of future action. We'll hold governments accountable towards upholding constitutional commitments as they pertain to Indian farmers. We recognize and appreciate that many urban Indians are seriously concerned about their own food safety and diversity as well as farm livelihoods. We give a call not only to the farmers of the nation but all citizens
to join the struggle to take forward the agenda of food and livelihood security and sovereignty of Indian farmers. That is the end of the declaration. May I see by a show of your hands whether you are agreeing to this declaration? Do haath. Agreed. Wonderful.